हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है GK GS वाला में। हम लोग पॉलिटी का भाग नंबर 4 देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध इससे स्टार्ट करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में हैं? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तमिलनाडु में। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263। संघ सूची में किए गए संशोधन। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई, जिसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशक्त बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 खा जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 गा जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों में संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा 246। आगे देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92A तक। नंबर 1 आयकर, कृषि आय को छोड़कर, ठीक है। नंबर 2 सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। नंबर 3 तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर निगम कर, कोऑपरेटिव टैक्स। नंबर 5 व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति कर। नंबर 7 संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। नंबर 8 रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। नंबर 9 स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के समव्य व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क। नंबर 10 स्टाम्प शुल्क। नंबर 11 है समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसके प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। नंबर 12 समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। नंबर 13 माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। नंबर 14 सेवाओं पर कर निश्चित है ये। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण
की स्थापना कर सकती है। आगे देखते हैं राज्य कर। राज्य सूची प्रविष्ट 45 से 63 तक। इसमें क्या है? नंबर 1 भू राजस्व या लगान, नंबर 2 कृषि आय पर कर, नंबर 3 कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, नंबर 4 कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, नंबर 5 भूमि और भवनों पर कर, नंबर 6 खनिज अधिकारों पर कर, नंबर 7 शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी, नंबर 8 स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, नंबर 9 विद्युत के उपयोग पर बिक्री कर, नंबर 10 समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, नंबर 11 रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, नंबर 12 सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, नंबर 13 सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, नंबर 14 जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, नंबर 15 पथ कर या मार्ग कर, नंबर 16 देखते हैं व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, नंबर 17 प्रति व्यक्ति कर, नंबर 18 विलासिताओं मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना पर कर, नंबर 19 स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर, नंबर 20 उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क किंतु इनमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में। आगे देखते हैं आयोग एवं समितियां। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत हैं। आयोग समिति या अध्यक्ष राजमन्नार समिति 1969, DPV मन्नार। सरकारिया आयोग 1983, अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। शीतलवाड़ समिति 1966, MC शीतलवाड़ अध्यक्ष थे। पुंछी आयोग 2007, मदन मोहन पुंछी अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग XI में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अनुच्छेद 257। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। संघ राज्य संबंध भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। विधायी संबंध
अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। आगे देखते हैं प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 का राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 देखते हैं सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। आगे देखते हैं वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित व विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहीत किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 257 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 238 संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय के संघ के कराधान से छूट। आगे देखते हैं इमरजेंसी नहीं केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, अनंतपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। आगे देखते हैं आपातबंद इमरजेंसी प्रोविज़न। आप लोग वीडियो को
सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरा पढ़ने की कोशिश किया करें। वीडियो को अच्छे से लर्न करेंगे तभी क्वेश्चंस समझ में आएंगे। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक चलाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। अब तक की गई आपात घोषणाएं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। नंबर 2, आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। नंबर 3, आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अब देखते हैं आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। इसमें भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्य आपात। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात काल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। वित्तीय आयोग फाइनेंस कमीशन। वित्तीय आयोग की संरचना: अध्यक्ष, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। सदस्य, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। सदस्य, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष।
वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग: पहला 1951 में केसी नियोगी, वर्ष था 1952 से 57। दूसरा 1956 के संथानम, 1957 से 62। और इस समय ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस समय 16वां चल रहा है 2023, अरविंद पनगड़िया, 1/4/2026 से 5 वर्ष तक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग द्वारा। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया? 41%। वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए? जनसांख्यिकीय प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। ऋत्विक रंजनम पांडेय को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। नीति आयोग की संरचना। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। नंबर 2, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल। विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सदस्य पूर्णकालिक, अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था निर्माण 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी BBR सुब्रमण्यम। वेबसाइट नीति.gov.in। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और
हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का। वरीयता क्रम: नंबर 1 राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, 5 का उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष का नेता, 7 का भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 8 अपने अपने राज्यों से बाहर राज्यों के राज्यपाल, नंबर 9 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नंबर 9 का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नंबर 10 राज्यसभा के उपसभापति। नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। देखते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्तों एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा के में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। अनुच्छेद: संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निश्चित। आगे देखते हैं आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। चुनाव आयोग आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार द्वारा निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी विनियमन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु तो उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है।
संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रमुख आयोग इम्पोर्टेंट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत इस अधिनियम 1953 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 1 उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 2 उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य 3 मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। पदेन सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का मुख्य आयुक्त। आगे देखते हैं। भारत में लोकपाल की नियुक्ति। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं। 10 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति AM खानविलकर को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। 16 जनवरी को प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के उप श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। वह अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जिसको सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा गया, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के द्वारा। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के व्यय किस निधि पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे देखते हैं। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गईं, जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली।
संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 का। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गईं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार के शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय कब लिया गया? 12 अक्टूबर 2004 को। अब तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। भाषा घोषणावर्ष और नंबर 1 तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़ीसा 2014, पाली 2024, प्राकृत 2024, असमिया 2024, मराठी 2024, बंगाली 2024। आगे देखते हैं राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु। संघ की भाषा 343 संघ की राजभाषा। 344 राज्य पर संसदीय आयोग की समिति। क्षेत्रीय भाषाएं। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष विनिर्देश। अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 350B अभाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम भाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान को शामिल संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? बांग्ला, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। पंचायती राज एवं नगर पालिका। पंचायती राज की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में शामिल हैं? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1949 नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वर्ष 1993 में। पंचायती राज्य को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985,
LM सिंधवी समिति 1986, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंधवी समिति। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गईं? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई? राज्य विधानमंडलों को। 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 6, आर्टिकल 243 जी। 12वीं अनुसूची, इसमें नागरिकों की शक्तियों का उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 243 डब्ल्यू। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती संस्थाएं। पंचायत स्तर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय संस्थाएं। ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत पंचायत समिति, फिर 3 स्तरीय में पंचायत ग्राम पंचायत पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। 4 स्तरीय में ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। राज्य कौन कौन से हैं? राज्य, इसमें 1 स्तरीय में केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। 2 स्तरीय में कौन कौन से हैं? असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। त्रिस्तरीय में कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और 4 स्तरीय में सिर्फ एक है, पश्चिम बंगाल। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों का 1/3 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? केरल। अनुसूचित जनजातियों ST से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों SC हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है? नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। आगे देखते हैं। किसी भी BPL परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में योजना बनाना, संपादन करना व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समितियां। समिति अध्यक्ष वर्ष।
पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल। ललित माथुर 2001 में। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह। वी रामचंद्रन 2005। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल। श्रीमती राजवंत संधू 2008। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। बी रामचंद्रन 2010। आम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुशल आपूर्ति के लिए उत्तोलन समिति क्या है? उत्तोलन समिति की विशेष समिति मणिशंकर अय्यर। आगे देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। अनुच्छेद 2, 3 और 4 को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह राज्य भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकें तथा राज्यों की सीमाएं परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5 तथा 221(2) द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105(3) संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120(2) संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124(1) इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169(1) कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239(a) में संशोधन किया गया, जबकि नए अनुच्छेद 330(a), 332(a) तथा 334(a) को जोड़ा गया। यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 92वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधन में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया? 91वां संशोधन। विशेष बहुमत और राज्य के
अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4 स्वयं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। यह वीडियो अब समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।